नॉर्थ पोल रीजन को रेफ्रिजरेटर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है प्लैनेट को कूल करने में। रीजन बीइंग लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर एंड लार्ज आइस डिपॉजिट्स। बट डेटा ये बताते हैं कि 1979 से आर्कटिक रीजन 4 टाइम्स से ज्यादा फास्टर वार्म हुआ है देन द ग्लोबल एवरेज। रिसेंटली नॉर्थ पोल की टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आइस मेल्टिंग हो रही है, विच इज लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में हम आज डिटेल में इसी वीडियो में जानेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड टेम्परेचर सर्ज इन द नॉर्थ पोल। एक्सप्लेन ऐसा किया जाएगा हमें कि 20 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ी है कहाँ पे, नॉर्थ पोल में। जिस नॉर्थ पोल को हम रेफ्रिजरेटर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा अप्लायंस जो कि बर्फ को जमाता है ना, जहां पे हम चीजों को ठंडा रखते हैं, कूल रखते हैं। और वर्ल्ड का अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो आप सोचो कि वर्ल्ड को कूल रखने में, है ना, वर्ल्ड को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में कितना बड़ा रोल प्ले करता है नॉर्थ पोल रीजन। आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल में स्वालबार्ड जो कि नॉर्वे में है, वहां पे इंडिया की एक रिसर्च स्टेशन है। उसका नाम बताओ? उसका नाम है हिमाद्री। इस चीज को याद रखना। अब अगर मैं आपको आइस की बात करूं, पोलर आइस कैप्स की बात करूं, तो सबसे ज्यादा पोलर आइस डिपोजिशन हमें नॉर्थ पोल को देखने को मिलती है। अगर नॉर्थ पोल में आइस मेल्ट हो रही है, इसका मतलब कि अंदर परमाफ्रॉस्ट में दबे हुए ग्रीन हाउस गैसेस भी ऊपर आएंगे, और उस ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम होगा। एट द सेम टाइम परमाफ्रॉस्ट में जो लाखों लाखों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले दबे हुए जो वायरस हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर राइज की वजह से, आइस, पोलर आइस कैप्स को मेल्ट होने की वजह से ये वायरस क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और जैसे ही वायरस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज होंगे तो सालों अरबों लाखों साल से दबी हुई जो डिजीजेस है वो बाहर आ जाएंगी, और ये डिजीजेस क्या होंगी? डेडली होंगी। जैसे कि अगर आपको वायरस में एक वायरस याद होगा, ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस हम उस वायरस को कहते हैं जो कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर हजारों साल से दबी हुई होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो वायरस जो है वो बाहर निकल जाती है। ऐसे परमाफ्रॉस्ट में दबे वायरस को क्या कहते हैं? ज़ॉम्बी वायरस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको साइबेरिया की बात करूं तो साइबेरिया में ये टर्म बोला गया है ज़ॉम्बी वायरस, साइबेरियस ज़ॉम्बी, या फिर एग्जाम्पल एज द पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस इज अ काइंड ऑफ ज़ॉम्बी वायरस बिकॉज इट वाज फाउंड परमाफ्रॉस्ट फ्रोजन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बीनीथ द पोलर आइस कैप्स। ठीक है, कहां पे? साइबेरिया में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि व्हाई टेम्परेचर एट नॉर्थ पोल रीचेस 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एवरेज। 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव एवरेज मतलब कि एवरेज टेम्परेचर से भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गई है? बढ़ गई है। और कहा जा रहा है कि 1979 से ही आर्कटिक रीजन जो है वो 4 गुना ज्यादा वार्म हो गया है देन द ग्लोबल एवरेज। और ये एक इशू है क्योंकि रीजन इट एक्ट्स एज द रेफ्रिजरेटर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, रिसेंटली temperature at North Pole surged above 20 degrees centigrade above average, causing the ice to melt. Svalbard, Norway saw the temperature at 18 degrees centigrade higher than 1991 to 2020. 1991 से लेके 2020 का जो एवरेज है उससे 18 गुना ज्यादा, 18 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर नॉर्थ पोल का हमें क्या दिखता है? बढ़ता हुआ दिखता है। और आर्कटिक वार्मिंग जो है वो एक्सेलरेट ही हो रही है। इसका मतलब कि क्या क्या चीजें हो जाएंगी इसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग हाई होगा, है ना, जो मीथेन है, जो CH4 है, जो ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। किससे? एनवायरनमेंट से। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग आ ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? जो वायरस है, जो परमाफ्रॉस्ट में जो वायरस है वो एक्सपोज हो जाएगी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फोर्थ क्या हो जाएगा? सी लेवल क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। उसके बाद फिफ्थ क्या हो जाता है? क्लाइमेट स्टेबिलिटी को थ्रेटनिंग है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो फैक्टर क्या है आखिर आर्कटिक की रैपिड वार्मिंग की? अगर फैक्टर की बात करूं तो एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो का मतलब होता है कि
एल्बिडो जो है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट. एल्बिडो इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक, विच इज रिफ्लेक्टेड बैक बाई अ बॉडी. और ऐसा कहा जाता है जो आइस होता है क्योंकि वो वाइट कलर है तो वो ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब नहीं करता है और वो पूरी सनलाइट मोस्टली क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. तो रिफ्लेक्ट बैक अगर ज्यादा सनलाइट हो रही है यानी कि इसकी एल्बिडो क्या है, एल्बिडो इज हाई. लेकिन अगर आइस अगर मेल्ट होगी तो क्या होगा, ज्यादा लैंड दिखेगा. आइस मेल्ट होने की वजह से जो लैंड पहले आइस से कवर्ड था अब वो एक्सपोज हो जाएगा टू द सनलाइट और लैंड ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगी. यानी कि अगर अब्सॉर्बेशन ज्यादा, अगर अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा. इसका मतलब कि एल्बिडो क्या हो जाएगी, एल्बिडो लो हो जाएगी. इसका मतलब अब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा हीट का, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा किस चीज का, वार्मिंग का. लैक ऑफ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या होता है, तो कन्वेक्शन एक करंट होता है, कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है, हम ये बोल सकते हैं कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है. इस प्रोसेस के थ्रू हीट जो है वो गैसेस के टुवर्ड्स, गैसेस के थ्रू क्या करती है या फिर लिक्विड के थ्रू मूव करती है. ठीक है, कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द हीट मूव्स फ्रॉम थ्रू गैसेस एंड द लिक्विड. दैट इज व्हाई इट basically leads to what, it basically leads to the mixing of the air and mixing of the heat. But as the hotter part rises the cooler heavier part sink. एयर जो डेंस होती है, जो कूल होती है वो सिंक करती है और हॉट एयर जो है वो ऊपर जाती है, राइजेस अप और ये करती है मिक्सिंग. लेकिन कन्वेक्शन जो है वीक कन्वेक्शन हो जाती है आर्कटिक में. इसकी वजह से हीट मिक्सिंग जो है आर्कटिक वार्मिंग की वजह से कम हो जाती है विच इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. ग्रीन हाउस एक्यूमुलेशन. आर्कटिक कंडीशन क्या होती है, सेंसिटिव टू ग्रीन हाउसेस, तो इसलिए टेम्परेचर राइज होती है तो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती है. पॉजिटिव फीडबैक लूप. इसका मतलब आइस अगर रिड्यूस, अगर मेल्ट होगी तो रिफ्लेक्शन कम होगा ना, तो ज्यादा हीट होगा लैंड, इसकी वजह से वार्मिंग एक्सेलरेट होगी. नाउ फैक्टर्स बिहाइंड द आर्कटिक रैपिड वार्मिंग. अदर फैक्टर्स की बात करें तो ओशियन करंट. आपको पता है कि ओशियन की हम बात करें तो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन में कौन सा होता है, वार्म वाटर होता है. और आर्टिक ओशियन में क्या होता है या अंटार्कटिक रीजन में क्या होता है, कूल वाटर होता है. राइट, तो वार्म वाटर और कूल वाटर मिक्स होती है तो कहा जाता है कि वार्म वाटर जो जाती है अटलांटिक रीजन से वही तो आखिर ऊपर में जाकर के किसी किसी पोर्ट को, जो कि 24 टोटल वो 24 घंटे या 12 महीने जो पोर्ट पूरी जमी हुई रहे उसको, उस पोर्ट को भी क्या करती है, उस पोर्ट वाले रिवर रीजन को जो है वो वार्म करती है और उसका पानी जो है वो लिक्विड होता है जिसकी वजह से पोर्ट सर्विसेज भी लोग एक्सेस कर पाते हैं. एग्जाम्पल एज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. आपको पता होगा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो, कि ये अटलांटिक ओशियन होती है वो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट में जो कोरियोलिस फोर्स से जो डिफ्लेक्ट होती है तो वही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है जो कि लंदन में एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, एक वार्म क्लाइमेट प्लस जो पोर्ट्स होते हैं लंदन वाले रीजन के उसको जो है वो एक्टिव रखती है विंटर्स के टाइम में भी. ये वार्म करंट होती है. तो बेसिकली फैक्टर्स क्या है कि वार्म वाटर जो आती है, अब क्या हो रहा है कि ज्यादा वार्म वाटर जो है अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से आने लगी है जिसकी वजह से हीट जो है वो ज्यादा रिटेन हो रही है आर्कटिक रीजन में और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आइस भी जो है वो मेल्ट हो रही है. रिड्यूस्ड स्नो कवर. अगर स्नो कवर कैसे रिड्यूस हो रहा है, ज्यादा डार्कर सरफेस एक्सपोज हो रही है जिसकी वजह से कि ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. वार्मिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. यू नो दैट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंज आती है, स्ट्रेटोस्फेयर ज्यादा हीट को ट्रांसफर करती है, ज्यादा हीट को ट्रैप करती है जिसकी वजह से कि लोअर एटमॉस्फेयर है वो वार्म होता है. वार्म होने की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से जो है वो आर्कटिक रैपिड वार्मिंग होती है. चेंजेस इन जेट स्ट्रीम पैटर्न. वीक पोलर जेट स्ट्रीम जो होती है वो वीक हो गई है तो वीकनिंग ऑफ पोलर जेट स्ट्रीम बेसिकली अलाउज द वार्मर एयर टू फ्लो इनटू द आर्कटिक. इसकी वजह से भी वार्मिंग जो है बूस्ट होती है. इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, आपसे मैंने ऑलरेडी बात किया कि अगर आइस कैप्स अगर मेल्ट होगी तो मेल्ट होने का क्या, मेल्ट होके पानी ही तो बनेगी, इसका मतलब कि सी लेवल सी में जाएगी तो सी लेवल क्या हो जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा. सो बेसिकली राइजिंग सी लेवल. ग्लोबल वेदर पैटर्न में डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगा क्योंकि
क्योंकि देखो जैसे कि पोलर जेट स्ट्रीम का भी टाइम और पैटर्न ऑल्टर हो गया है, सो ऑल्टरिंग द जेट स्ट्रीम लीडिंग टू मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे हीट वेव ज्यादा होगी, स्टॉर्म ज्यादा होगी, फ्लड ज्यादा होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आर्कटिक इकोसिस्टम जो है वो यूनिक स्पीशीज के लिए, जैसे पोलर बियर हो गया, या फिर इन्यूट्स, द पीपल हु आर लिविंग इन द नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन रीजन, जो इन्यूट ट्राइब्स होते हैं उनके लिए भी तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो स्पीशीज जैसे पोलर बियर, इवन ह्यूमंस आर आल्सो एट रिस्क हु आर लिविंग इन द area of Arctic region because they are adapted, their body is adapted to that. ओशियनिक सर्कुलेशन डिसरप्शन, आर्कटिक टेम्परेचर में जैसे ही चेंज होगा तो ओशियन करंट में चेंज होगा, विच विल डिसरप्ट द क्लाइमेट सिस्टम एंड मरीन लाइफ वर्ल्ड वाइड। जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, आइस अगर ओपन होगा तो शिपिंग रूट्स और रिसोर्सेज जो है वो क्या करेंगे, वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्रिएट करेंगे कंट्रीज के बीच में, क्योंकि मान लो कहीं एक्स कंट्री के पास की जो ट्रेड रूट है वो डिफरेंट है और वहाँ पे आइस कैप है, लेकिन अब ये आइस कैप जो है वो मेल्ट हो गई है तो इस मेल्टिंग आइस ने नए रास्ते खोल दिए हैं इनकी ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अब नया ट्रेड रूट रिसोर्स एक्सेस करने के लिए आ गया है क्योंकि बर्फ पिघल गई है। लेकिन क्या ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं कंट्रीज के बीच में, खास करके स्कैंडिनेवियस कंट्री के बीच में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बीच में जनरेट करेगी, लाइक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जहाँ पे कि मेन जो बाउंड्री ये देखते हैं ये लोग आइस से देखते हैं कि आइस डिवीजन कैसे है इनका, आइस टेरिटोरियल बाउंड्री को जो है वो आइस डिलिनिएटेड होती है, तो वो एक तरह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज डिसरप्शंस जो है वो हो सकता है कि एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करे, फिशिंग को इम्पैक्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करे। और फीडबैक लूप का मतलब हो गया कि जो आर्कटिक का जो रैपिड वार्मिंग है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है स्पीडिंग अप ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ करेक्ट थिंग। लॉस ऑफ आइस रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, अगर आइस कवर कम हो जाएगी तो क्या होगा, एल्बिडो कम हो जाएगा, एल्बिडो हो जाएगा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़मीन ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगी और रिफ्लेक्ट कम करेगी सनलाइट, तो इसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाएगा, राइट, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। अब मेजर्स हम क्या ले सकते हैं मिटिगेट करने के लिए आर्कटिक वार्मिंग को, तो पहला ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, GHG इमिशंस को हम रिड्यूस करेंगे। तो पॉलिसीज ऐसी लाई जाए जो कि ड्रास्टिकली GHG इमिशन को, CO2 इमिशन को कम करे। जैसे कि एग्जांपल है, आपने सुना होगा पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, सुना है आपने? तो पावरिंग पास्ट कोल अलायंस क्या है भैया, तो 183 कंट्रीज ऑलमोस्ट इसमें पार्टिसिपेंट है और ये COP 2023 पे आया था। इन्होंने कहा था कि हम कोल पावर्ड स्टेशंस को बिल्कुल एलिमिनेट करेंगे, इसको फेज आउट करेंगे और इस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग जो कि मीथेन जनरेशन है उसको हम कर्व करेंगे, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अलायंस है जो कि जो भी पोलर कंट्रीज है उन सबका इसमें क्या है कंट्रीब्यूशन है, उन सबकी इसमें मेंबरशिप है। और ये मेनली स्टार्ट किसी के द्वारा की गई थी, UK, कनाडा, फ्रांस। आप देखोगे कि नॉर्दर्न पोलर रीजन के जो भी कंट्रीज है या सिमिलर 60 डिग्री या 45 to 60 डिग्री के बीच में जो कंट्रीज आते हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं, राइट। इंटरनेशनल क्लाइमेट अग्रीमेंट, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया या फिर ग्लोबल पेरिस अग्रीमेंट हो गया, जो कि कर्बिंग 2 डिग्री टेम्परेचर और 1.5 डिग्री टेम्परेचर बिलो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, उन सबको हम स्ट्रेंथन करें, हम फंड इकट्ठा करें और हम आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज होने से हम बचा सके और हम आर्कटिक वार्मिंग को भी रिड्यूस करें। प्रोमोट रेन्यूएबल एनर्जी, हम इन्वेस्ट करें ट्रांजिशन और रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, है ना। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉसिल फ्यूल्स जो है वो मिनिमाइज करें ताकि हमारा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो। प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर द आर्कटिक इकोसिस्टम, जैसे यूनिक स्पीशीज है, यूनिक स्पीशीज जैसे पोलर बियर की स्पीशीज है या पेंगुइन है, ये सारी यूनिक स्पीशीज है, किसकी, सील है, ये सारी किसकी यूनिक स्पीशीज है भाई, तो आर्कटिक रीजन की है। इनको हम प्रोटेक्ट करें, कंजर्वेशन एफर्ट लाएं ताकि इस तरह के वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करें एंड इट शुड रिड्यूस द ह्यूमन इम्पैक्ट इन द रीजन। नेक्स्ट इज व्हाट, इनहैंस द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को जमीन के अंदर
दफन करना, ताकि फ्यूचर में वो किसी तरह से फॉसिल फ्यूल बन जाए। और इस तरह से हम कैसे कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर दफन कर सकते हैं, कि हम कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, है ना। कैसे, जैसे कार्बन से हम ज़्यादा वेटलैंड, ज़्यादा फॉरेस्ट, ज़्यादा सॉइल रीजनरेशन टेक्निक लाएं, है ना। और अलग अलग तरीके से हम कार्बन को कैप्चर करें इन्वायरमेंट से और उसको सिक्वेस्टर करें किसको, ज़मीन के नीचे, ताकि जो कार्बन है वो ग्रीन हाउस गैस है, उसका इमिशन जो है वो कम हो। एट द सेम टाइम जो ग्रीन हाउस गैस हमारी इन्वायरमेंट में हो वो सिक्वेस्टर किसी तरह से ज़मीन में हो पाए। इंक्रीज आर्टिक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। आर्टिक रिसर्च स्टेशन इंडिया की कौन सी है, हिमाद्री है। हिमाद्री स्वालबाद कहाँ पे है, नॉर्वे में है। और यहाँ पे मॉनिटरिंग और बेटर क्लाइमेट डायनेमिक्स को समझने के लिए हमें इसमें बेटर तरीके से साइंटिफिक रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम वार्निंग सिस्टम भी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी जो कि वार्मिंग इम्पैक्ट्स को प्रेडिक्ट करे और पहले ही हमें इसका इंफॉर्मेशन दे दे। प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग, टूरिज्म, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस आर्टिक रीजन में हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को लिमिट कर पाए और रीजन के इकोसिस्टम को भी हम क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। एट द सेम टाइम हम डिग्रेडेशन को इन्वायरमेंट से बचा पाए। अब आपका ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। पूछता है ये, डिस्कस द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रैपिड वार्मिंग ऑफ द आर्कटिक रीजन विच वी हैव डिस्कस्ड एंड सजेस्ट मेजर्स टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोसिस्टम, क्लाइमेट इकोसिस्टम। प्लीज इसको आप जरूर अटेम्प्ट करो, ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस कैन कम एज 10 मार्कर इन योर मेंस एग्जाम फॉर GS3। अब आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, आंसर लिख के ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। इस तरह के करंट अफेयर्स रिलेटेड कंटेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब चहल अकेडमी। हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो और डिस्कशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।